नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम 11 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन सकने योग्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। भारत और विश्व के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न न्यूज़पेपर्स में सुर्खियों में रहे हैं उन्हीं से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न से वित्त वर्ष 2027 में भारत की बिजली की अधिकतम मांग किस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है? तो जो 2027 में बिजली की अधिकतम मांग किस स्तर तक पहुंचने का अनुमान किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है 250 गीगावाट, 275 गीगावाट, 300 गीगावाट और 325 गीगावाट। तो जो 2027 में अनुमान किया गया है उसका सही आंसर है 300 गीगावाट। 300 गीगावाट हमारी बिजली की अधिकतम मांग पहुंचने की संभावना है। वर्ष मई 2026 में 271 गीगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई थी। मई 2026 में 271 गीगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2027 में भारत की पीक बिजली डिमांड लगभग 300 गीगावाट होने की संभावना है, अनुमान लगाया गया है। भारत की उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें, बिजली उत्पादन क्षमता की, तो वह 284 गीगावाट हो चुकी है, जो 271 गीगावाट दर्ज पीक डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पीक पावर डिमांड किसे कहा जाता है, हमें यह जानना है। पीक पावर डिमांड किसे कहा जाता है? तो उसका मतलब होता है किसी खास समय में ग्रिड पर दर्ज किया गया सबसे ज्यादा बिजली लोड। जैसे कि पूरे दिन 24 घंटे में मान लीजिए कि दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच सबसे अधिक बिजली लोड दर्ज किया गया है, तो वह जो समय है वो क्या कहलाएगा? पीक पावर डिमांड कहलाता है। यह बिजली की योजना बनाने के लिए एक अहम पैमाना होता है और उसी आधार पर हम जो बिजली का अधिकतम लोड जिस समय होता है उस लोड को उसी अनुपात में इधर जो उसका वितरण है उसको मैनेज करते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो रिचार्जेबल बैटरी में बिजली जमा की जाती है। अर्थात आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें बिजली हम जमा करते हैं। सोलर और विंड जैसे बदलते नवीनीकरण जो ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, वो इसमें मदद करते हैं। 2026 की पहली 6 मई में भारत की BESS अर्थात बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो कितना हो गया? 8.7 गीगावाट हो गया है। और 2026 के आखिर तक इसके कितने गीगावाट होने की पर होवर होने की संभावना है? 10 गीगावाट पर होवर होने की संभावना है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस और कस्टमाइज एनर्जी सॉल्यूशन ने एक अनुमान लगाया है कि वर्ष 2035-36 तक भारत की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो 888 गीगावाट होवर अर्थात 888 गीगावाट घंटा हो जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है बैटरी स्टोरेज और पंप हाइड्रो स्टोरेज को मिलाकर 2035 तक 160 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य यहां रखा गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 2026 में कौन बने? 4 ऑप्शन हमारे पास है। एस अश्वत्थ, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश। तो यहाँ जो 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? एस अश्वत्थ। एस अश्वत्थ कहाँ के हैं? तमिलनाडु के नागरकोइल। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के नागरकोइल के। कितने साल के हैं? 17 साल के। कितने साल के? 17 साल के। कब बने? 8 जुलाई 2026 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 जुलाई 2026 को। कौन से बने? 98वें। जुलाई 2026 में पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल किया था। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा जरूरी नॉर्म्स और रेटिंग क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाला एक जो शतरंज खिलाड़ी है वो 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स और 2500 की FIDE रेटिंग उसको प्राप्त होनी जरूरी होती है। एस अश्वत्थ
जो है वो तमिलनाडु के 38वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अर्थात तमिलनाडु राज्य की बात करें तो वहां के कौन से बने, 38वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। और भारत में शतरंज के बड़े केंद्र के तौर पर तमिलनाडु की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। अपना पहला अक्षत ने पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स 2025 में ग्रैंड के ओपन में और दूसरा नॉर्म्स दिसंबर 2025 में बुडापेस्ट में फर्स्ट रेटेड जीएम राउंड रॉबिन में हासिल किया। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अश्वत, उन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स 2025 में ग्रैंड के ओपन में प्राप्त किया था और दूसरा नॉर्म्स दिसंबर 2025 में बुडापेस्ट में फर्स्ट रेटेड जीएम राउंड रॉबिन में हासिल किया था। सभ्यता संबंधी अध्ययन के लिए मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया। देखिए सभ्यता से संबंधित है और नाम जो हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है मानस और महाभारत। इस अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। अलमाटी ऑप्शन है, अस्ताना ऑप्शन है, ताशकंद ऑप्शन है और बिस्केक ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अलमाटी गलत है, अस्ताना गलत है, ताशकंद गलत है। तो कहाँ स्थापित हुआ है, बिस्केक में। कहाँ स्थापित किया गया है ये, बिस्केक में। तो जो सभ्यता संबंधी मानस और महाभारत केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई, बिस्केक में। अब ये जो बिस्केक है ये भारतीय और किर्गिज सभ्यताओं की परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किर्गिस्तान के बिस्केक में, अर्थात कहाँ है, किर्गिस्तान के बिस्केक में। तो भारतीय और किर्गिज सभ्यताओं में तुलनात्मक अध्ययन को हम बढ़ावा देने के लिए किर्गिस्तान के बिस्केक में मानस और महाभारत पर सिविलाइजेशन स्टडीज, सभ्यता संबंधी अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। और ये जो केंद्र की मानस नेशनल अकेडमी, किर्गिस्तान की मानस नेशनल अकेडमी और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन CSIR के सहयोग से स्थापित किया गया है। मानस क्या है, किर्गिस्तान की राष्ट्रीय महाकाव्य परंपरा है। मानस क्या है, किर्गिस्तान की राष्ट्रीय महाकाव्य परंपरा है। इसे दुनिया के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्यों में से एक माना जाता है। महाभारत क्या है, महाभारत एक प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य है। तो देखिए ध्यान रखना है, मानस कहाँ की है, किर्गिस्तान की राष्ट्रीय महाकाव्य परंपरा है जो किस रूप में, सबसे लंबा मौखिक महाकाव्य के रूप में है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य है जो दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। हमारा दूसरा महाकाव्य कौन सा है, रामायण। दूसरा महाकाव्य कौन सा है, रामायण। तो हमारे यहाँ जो दो महाकाव्य हैं उसमें से महाभारत और रामायण, तो हम यहाँ इसमें किसको लिया गया है, महाभारत को। उद्घाटन के दौरान किर्गिज महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद जारी कर दिया गया, जिसे प्रोफेसर हेमचंद पांडे, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये हमारा इतिहास का भी प्रश्न बनता है, समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। तो किर्गिज महाकाव्य जो है मानस, उसका पहला हिंदी अनुवाद जारी किया गया। पहला हिंदी अनुवाद किसने जारी किया, प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे और प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी ने इसे तैयार किया है। तो ये भी एक हमारा प्रश्न बनेगा कि मानस महाभारत जो केंद्र है उसमें मानस का हिंदी अनुवाद निम्न में से किन प्रोफेसर्स ने किया है, हेमचंद पांडे और रमाकांत द्विवेदी ने। मानस का अनुवाद किर्गिज लेखक बारबेजिएव द्वारा रूसी भाषा में किया गया। इसका अगर रूसी भाषा में अनुवाद की बात करें तो किसने किया, बारबेजिएव ने। किस भाषा में किया, रूसी भाषा में। ये काव्यात्मक प्रस्तुति पर आधारित था जो भारत और किर्गिस्तान के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक सहयोग को उजागर करता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए मानस नेशनल अकेडमी CSIR और 7 किर्गिज विश्वविद्यालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर भी हुआ है। किसके उद्देश्य से, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम जो है भारत और किर्गिस्तान के सभ्यताओं किस प्रकार की सिविलाइजेशन स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। किस राज्य ने जुलाई 2026 में पहली डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 से 29 को लॉन्च किया है। पहली डेटा सेंटर पॉलिसी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना। इसका सही आंसर है
गुजरात। कौन है सही आंसर इसका? गुजरात ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान रखना है, गुजरात ने जो पॉलिसी लॉन्च की है क्या करेगी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 9 जुलाई 2026 को कहाँ? गांधीनगर में। कब के लिए लॉन्च की? 2026 से 29 के लिए पहली डेटा पॉलिसी लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य क्या है? 6 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त करना। इस डेटा सेंटर पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? 6 लाख करोड़ का निवेश और 7.5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता हासिल करना है। कथन में ये प्रश्न आ सकते हैं। हम कथन में केवल इतना सा बदल सकते हैं कि अगर मान लो इसको गलत कथन के रूप में बदलना है तो क्या होगा? गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 26 से 32 के लिए जारी की गई। प्रश्न गलत हो जाएगा, उसका जो प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो वहां चला जाएगा। 26 से 29 में लक्ष्य 6 लाख की जगह अगर हम 7 लाख या 5 लाख कर दें तो कथन गलत हो जाएगा। 7.5 गीगावाट जो है वो डेटा क्षमता हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगर इसका डेटा चेंज हो जाए तो हमारा प्रश्न का जो मूल भाव वही समाप्त हो जाएगा। तो गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी में ध्यान रखना है 26 से 29 के लिए लागू की गई। 6 लाख करोड़ का निवेश आमंत्रण करने का प्रयास इसमें लक्ष्य रहेगा। 7 गीगावाट की डेटा क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो इस पॉलिसी को लागू करने, मंजूरी देने और क्लियरेंस के लिए क्या काम करेगा? नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इस पॉलिसी के तहत योग्य डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें इंसेंटिव मिलेंगे। कैपिटल सब्सिडी इसमें दी जाएगी, ब्याज पर सब्सिडी इसमें उपलब्ध होगी, 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली टैरिफ सब्सिडी इसमें दी जाएगी और 20 साल तक SGST की भरपाई इसमें की जाएगी। पॉलिसी के तहत डेटा सेंटर ऑपरेटर को सस्टेनेबिलिटी उपायों के तौर पर अपनी बिजली को कम से कम करने के लिए 51% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से लेना होगा। तो यहाँ क्योंकि जब हम डेटा सेंटर्स को चलाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहेगी, तो इसमें ये टारगेट रखा गया है कि बिजली का कम से कम उपयोग जो 51% हिस्सा वो हम किससे लेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से हम इसमें लेंगे। जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य को छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। कब किया गया है? जुलाई 2026 में। ऑप्शन देखिए, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और उत्तराखंड। तो सही जो ऑप्शन है इसका आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड है। सही आंसर क्या है? उत्तराखंड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उल्लास प्रोग्राम के तहत, ये ध्यान रखना है, उल्लास प्रोग्राम के तहत 8 जुलाई 2026 को उत्तराखंड को भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो किसी भी राज्य को तब पूरी तरह से साक्षर माना जाता है, कब माना जाता है? जब 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग वयस्क साक्षरता दर जो है वो 95% या उससे अधिक हो जाए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसी भी राज्य में 15 वर्ष से अधिक की आयु के जो वयस्क साक्षर हैं वो अगर 95% से अधिक हो जाए तो उसे पूरी तरह से साक्षर माना जाता है। उल्लास की बात करें, उल्लास क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप सब जानते हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। और उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अर्थात समाज में सभी के लिए जीवन भर सीखने की समझ और वयस्क साक्षरता और जीवन भर सीखने की पहल पर ध्यान देने का एक कार्यक्रम है। उत्तराखंड ने 2025 में 98.7% साक्षरता दर हासिल कर ली है। 2023-24 में ये 83.8% से एक बड़ी बढ़त अंकित की गई है। शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग साक्षरता से जुड़े मानदंडों को तय करने का कार्य करते हैं। मिजोरम जो था वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। ये ध्यान रखना है, पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना था? मिजोरम बना। फिर कौन सा है? गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो देखिए कितने हो गए? पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा सिक्किम और उसके बाद छठा उत्तराखंड। तो ये जो 6 राज्य हैं ये पूर्ण
साक्षर राज्य, छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये क्रम भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मिजोरम पहला भारत का पूर्ण साक्षर राज्य था, उसके बाद गोवा बना, उसके बाद त्रिपुरा बना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना, फिर सिक्किम बना, फिर उत्तराखंड ने दर्जा हासिल किया है। उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा 19 जून 2026 को, कब? 19 जून 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने 8 जुलाई को इस घोषणा को मंजूरी दी थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा ये प्रस्ताव कब मंजूर किया गया? 19 जून 2026 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने ये जो घोषणा है इसको मंजूरी कब दी? 8 जुलाई 2026 को। जुलाई 2026 की अगर हम बात करें तो जुलाई 2026 में DRDO द्वारा पिनाका दीर्घ दूरी निर्देशित रॉकेट LRGR का किस न्यूनतम मारक क्षमता के लिए किया गया था? किस न्यूनतम मारक क्षमता के लिए किया गया था? जुलाई 2026 में DRDO के द्वारा। कौन सी है? पिनाका दीर्घ दूरी निर्देशित रॉकेट। ऑप्शन हमारे पास है 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। इसका सही आंसर है हमारा 60 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या है? 60 किलोमीटर। DRDO ने कब किया? 8 जुलाई 2026 को। कहाँ? ओडिशा का कौन सा है? चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का फ्लाइट टेस्ट किया था। LRGR का टेस्ट यूजर की जरूरत के हिसाब से कम 60 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के लिए किया गया था। पिनाका भारतीय सेना के लिए बनाया गया। पिनाका क्या है? एग्जाम में भी आना चाहिए। पिनाका क्या है? भारतीय सेना के लिए बनाया गया स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो अलग अलग तरह के रॉकेट वेरिएंट के साथ काम कर सकता है। पिनाका LRGR को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। किसके साथ? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ डिजाइन किया है। पिनाका के डेवलपमेंट में DRDO की लेबोरेटरी जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL और रिसर्च सेंटर इमारत RCI भी शामिल रही है। पिनाका 120 वेरिएंट ने दिसंबर 2025 में अपने पहले फ्लाइट टेस्ट के दौरान 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज हासिल कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि पिनाका LRGR 120 वेरिएंट, इसका जो वेरिएंट है 120 वेरिएंट, उसने कितनी 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज हासिल कर ली है। ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है? ओडिशा का चांदीपुर। ये क्या करता है? मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए भारत की एक प्रमुख सुविधा केंद्र के रूप में काम करता है। हाल ही में भारत में लॉन्च की गई अविकली किस बीमारी के इलाज से जुड़ी हुई है? अविकली भारत में लॉन्च की गई अभी हाल ही में। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और तपेदिक। तो इनमें जो सही आंसर है वो है मधुमेह, डायबिटिक के लिए यह लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई? 9 जुलाई 2026 को। कब लॉन्च की गई? 9 जुलाई 2026 को अविकली। ये दुनिया की पहली, ये भी ध्यान रखना है, दुनिया की पहली ऐसी बेसल इंसुलिन है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इंसुलिन आइकोडेक होता है। ये किसने बनाई? डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नार्डिस्क ने मार्केट में लाई है। भारत में इसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वयस्कों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये कहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनी है? डेनमार्क की। बेसल इंसुलिन लंबे समय तक असर करने वाली इंसुलिन है। क्या है बेसल इंसुलिन? लंबे समय तक असर करने वाली इंसुलिन है जो खाने के बीच और सोते समय ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखती है और बैकग्राउंड इंसुलिन भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या करती है? खाने के बीच और सोते समय इस ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखती है।
इक्वली इंजेक्शन जो है, अवीकली इंजेक्शन जो लगाने की संख्या को कम करती है, इंजेक्शन लगाने की संख्या को क्या करती है, कम करती है। रोजाना बेसल इंसुलिन लेने पर साल में 365 इंजेक्शन लगते हैं, जबकि हफ्ते में एक बार वाली थेरेपी से साल में 52 इंजेक्शन ही लगेंगे। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंसुलिन आइकोडेक इंसानी ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन के साथ जुड़कर ये इसका असर कहाँ तक बना के रखती है, 7 दिनों तक असर बना के रखती है। तो जो ये इंसुलिन है एविकली, जो ये इंसुलिन है ये कितने दिन तक असर बना के रखती है, किसके साथ जुड़ती है, ब्लड प्लाज्मा में जो हमारा प्रोटीन है एल्बुमिन उसके साथ जुड़कर ये 7 दिन तक उसका असर रखती है। एविक्विली को लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश है, 7वां देश है। भारत कौन सा देश है, 7वां देश है। अमेरिका ने अभी से सिर्फ टाइप 2 डिजीज के लिए ही लागू किया है, अमेरिका ने इसे टाइप 2 के लिए लागू किया है। एआई गवर्नेंस पर केंद्रित ग्लोबल एआई समिट 2027, ग्लोबल एआई समिट 2027 किस शहर की को आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि देखिए ग्लोबल एआई समिट 2027 कहाँ होगा, किस शहर में होगा। हमारे पास ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, सियोल, लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेनेवा। सही आंसर क्या है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कब होगा, हम बात करते हैं 21 और 22 जून 2027 को होगा। कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में होगा, जिनोवा में। क्या होगा, ग्लोबल एआई समिट होगा। इसमें किस पर जोर दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया जाएगा। तो इसका मुख्य विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। जिनेवा एआई समिट 27 का जो मकसद है वो देशों के बीच बातचीत के जरिए क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा, सुरक्षित और इंसान केंद्रित इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर देना है। इस जिनेवा के नाम का मेजबान शहर के रूप में जो घोषणा हुई है वो कब हुई है, 8 जुलाई 2026 को हुई है। 8 जुलाई 2026 को हुई है। एआई समिट का पिछला आयोजन कहाँ हुआ था, ब्लेचली पार्क। पिछला आयोजन कहाँ हुआ था, ब्लेचली पार्क 2023, सियोल 2024, पेरिस 2025 और नई दिल्ली 2026। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एआई समिट जो है वो 2026 का कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। 2025 का कहाँ हुआ, पेरिस में। 2024 का कहाँ हुआ, सियोल में। 2023 का कहाँ हुआ, ब्लेचली पार्क में। ग्लोबल एआई डायलॉग सीरीज के तहत संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 2028 में होने वाले एआई समिट की मेजबानी करेगा। तो 2028 में देखो, 27 में तो जेनेवा करेगा, 2028 में कौन करेगा, संयुक्त अरब अमीरात। अर्थात 2027 में स्विट्जरलैंड मेजबानी कर रहा है, किस शहर में आयोजित होगा, जेनेवा में। संयुक्त अरब अमीरात 2028 में इसकी मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ये इसकी कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेगी। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, अब आते हैं हम हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस भारतीय शहर ने दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों में जगह बनाई है। 10 सबसे खुशहाल शहर, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने हैप्पी सिटी इंडेक्स में भारतीय शहर जो है दुनिया के शीर्ष 10 खुशहाल शहरों में अपनी जगह बना ली है। ऑप्शन हमारे पास है जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। इसमें सही आंसर है हमारे पास जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर ग्लोबल टॉप 10 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। 2026 के हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल होने वाला जयपुर क्या है, एकमात्र भारतीय शहर है। इसे दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है, 6ठा स्थान। अर्थात जो हैप्पी इंडेक्स है उसमें जयपुर को 6ठा स्थान दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम का जो लंदन शहर है वो लंदन शहर पहले स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क शहर कहाँ है, दूसरे स्थान पर, पेरिस तीसरे स्थान पर। तो ये ध्यान रखना है, लंदन पहले स्थान पर है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, फिर उसके बाद पेरिस है। हैप्पी सिटी इंडेक्स क्या होता है, शहरों का मूल्यांकन किस आधार पर करता है, गवर्नेंस के आधार पर, स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, आवागमन मोबिलिटी सुविधा के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर
और इन पैमानों को मूल रूप से ग्लोबल सिटी इंडेक्स के निर्धारण में इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नेंस, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आवागमन और अर्थशास्त्र। पिंक सिटी के नाम से हम क्या करते हैं, जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी के रूप में। यहाँ जीवन की गुणवत्ता, सांस्कृतिक विरासत, गवर्नेंस और शहरी बुनियादी ढांचे के रूप में इसे ये पहचान मिली है। ये जयपुर की जो रैंकिंग है, विरासत संरक्षण, आधुनिक शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, इन सारे जो फैक्ट्स हैं उनमें इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जयपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत के रूप में है, जहां हस्तशिल्प, आभूषण, आतिथ्य और सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पर्यटन गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है। उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षक केसलेस चिकित्सा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक केसलेस चिकित्सा योजना किस नाम से लोकप्रिय है? ये गुरु दक्षिणा, शिक्षा कवच, स्वास्थ्य मित्र और गुरु सुरक्षा। तो ये किस नाम से लोकप्रिय है? गुरु दक्षिणा के नाम से लोकप्रिय है। ये किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों व उनके परिवार को केसलेस हेल्थ केयर सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक केसलेस चिकित्सा योजना प्रारंभ की है। कौन सी? मुख्यमंत्री शिक्षक केसलेस चिकित्सा योजना। इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? गुरु दक्षिणा के नाम से। यह जो योजना है राज्य सरकार के फंड वाली एक हेल्थ इंश्योरेंस पहल है, जो स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस इसके द्वारा इसको लागू किया गया है। इस योजना में सरकारी और पैनल में शामिल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें केसलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है और 1900 से ज्यादा इलाज के पैकेज इसमें है। कितने हैं? 1900 से ज्यादा पैकेज इसमें है। 1900 से ज्यादा इलाज के पैकेज इसमें है। इसके लाभार्थियों में उत्तर प्रदेश के शिक्षक, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, केजीबीवी वार्डन, पीएम पोषण योजना के तहत खाना पकाने वाले कर्मचारी और योग्य आश्रित शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन लाभान्वित हैं? शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, शिक्षा मित्र हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, केजीबीवी वार्डन हैं, पीएम पोषण योजना के तहत जो खाना पकाते हैं वो इसमें शामिल है, उनके जो आश्रित हैं वो इसमें शामिल है। बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसने योग्य कर्मचारियों को अतिरिक्त जीवन बीमा, दुर्घटना कवर और विकलांगता लाभ देने के लिए किसके साथ एक एमओयू किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। स्कूल के छात्रों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार माता पिता के बैंक खातों के जरिए पढ़ाई लिखाई के सामान के लिए प्रत्येक छात्र को 1200 रुपए प्रदान कर रही है। तो यहाँ छात्रों को भी सरकार दे रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत माता पिता के बैंक खाते में प्रत्येक छात्र को 1200 रुपए का स्टेशनरी का सामान जो है उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे उन पर हमने इसमें चर्चा करी। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग गए तो आपके मित्रों को भी अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में प्रतिक्रिया दें कि आपको ये किस प्रकार से अच्छा लगा। इसमें और कुछ सुधार की आपको यदि लगती है तो वह सुझाव भी आमंत्रित हैं। साथ ही साथ हमारे अतुल्यम अकेडमी ऐप पर करंट अफेयर्स मैगजीन उपलब्ध है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो हमारा कोर्स है वहाँ आपको पीडीएफ रूप में भी डिटेल कंटेंट भी हम प्रतिदिन अवेलेबल करा रहे हैं। तो वो कंटेंट भी आपको वहाँ मिल जाएगा, जिसमें 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ जो हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं वो भी साथ में हम करंट अफेयर्स के पैकेज के साथ दे रहे हैं। तो आप हमारे अतुल्यम अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें जो कोर्स है उस पर विजिट करके भी आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।